ऊपर वाला देख रहा है में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, इस शो में कोई एंकर नहीं होता है। इस शो का मकसद किसी एक विषय पर खुलकर चर्चा करना होता है। आपके चारों तरफ कैमरे लगे हैं, जिसमें आपकी हर औपचारिक और अनौपचारिक बातचीत रिकॉर्ड हो रही है। चर्चा की शुरुआत में हर वक्ता को बोलने के लिए 45 सेकंड मिलेंगे। 45 सेकंड पूरे होने पर एक बजर बजेगा। इसके बाद दूसरे स्पीकर की बारी आएगी। इस तरह सारे स्पीकर्स को 45 सेकंड के अंदर अपनी शुरुआती बातचीत रखनी होगी। पहले कौन बोलेगा, ये आपस में ही तय करना है। आज का विषय, क्या प्रियंका गांधी के संसद में आने से विपक्ष मजबूत होगा? राजीव जी बोल। चलिए, अब देखिए, प्रियंका जी को लेकर जिस तरीके से कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं, हम लोगों की ओर से पहले तो शुभकामनाएं हैं, लेकिन विपक्ष मजबूत कैसे होगा? ये विपक्ष के विखंडन की शुरुआत इनके नॉमिनेशन से हो गई, इसलिए कि एनी राजा वहां पिछले चुनाव में राहुल गांधी के खिलाफ उम्मीदवार थी। अगर इंडिया के सबसे विश्वस्त सहयोगी के तौर पर हम देखें तो हर अवसर पर लेफ्ट के साथियों ने उनका मनोबल बढ़ाने का काम किया। ये एक अवसर था जब वायनाड में वो ये उनके हिस्से में ये सीट छोड़ सकते थे। ये अलग बात है कि वहाँ एलडीएफ और यूडीएफ एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं, लेकिन ये चुनाव कहीं ना कहीं ऐसा चुनाव नहीं था जिससे पूरे देश की राजनीति पर कोई असर होता। गौरी जी, अब आप बोलिए। देखिए, प्रियंका गांधी जी राजनीति में आए हैं, लोकतंत्र है, इसमें सबको राजनीति में आने का अधिकार है। और वो जिस परिवार से आती हैं, जिनके परिवार ने दादी हो, उनके पिता ने शहादत दी देश के लिए, एक झलक लोग, देश की जनता उनमें इंदिरा गांधी की देखते हैं। तो प्रियंका गांधी जी के आने से राजनीति में विपक्ष को भी एक मजबूती मिलेगी और विपक्ष की आवाज को सदन में एक धार मिलेगा। और जिस तरह से उनकी लोकप्रियता है, जिस तरह से लोगों में उनकी स्वीकार्यता बढ़ी है, तो एक ताकत कांग्रेस पार्टी को भी मिलेगा, विपक्ष की आवाज को भी मिलेगा। अजय भाई, देखिए, प्रियंका गांधी कोई राजनीति में नई नहीं आई है। वो 1998 से, जहां तक मुझे याद है, सोनिया गांधी के पहले चुनाव से वो राजनीति देख रही हैं, समझ रही हैं, घर में ही राजनीति की पौध है। तो प्रियंका गांधी राजनीति में तो आई तो है नहीं। सवाल यहाँ ये नहीं है कि प्रियंका के आने से विपक्ष मजबूत होगा या नहीं मजबूत होगा, ये हमारा लुकआउट ही नहीं है। लोकतंत्र में या सदन के अंदर विपक्ष मजबूत होता है संख्या बल से, और जनता के बीच में मजबूत होता है अपनी उपस्थिति दर्ज करा के। दोनों काम में वो कितने हद तक हैं, ये यूपी के चुनाव में जब प्रभारी बनी थी हम देख चुके हैं क्या रिजल्ट हुआ था। एबिस्मल परफॉर्मेंस, जिसको मैं कहूंगा 1.8% वोट से 2-5 सीट पे कांग्रेस आ गई। तीसरी बात, वहां जाने से पहले अमेठी क्यों नहीं लड़ी? और चौथी है सबसे इंपॉर्टेंट बात, जिसपे कांग्रेस पार्टी के लोग मंथन करना शुरू कर चुके हैं, नई लीडरशिप आ जाएगी कांग्रेस में। सर देखिए, हमारे साथी राजीव जी ने जो बात रखी है, हमारा राजनीति का दृष्टिकोण स्पष्ट है। दुराग्रह नहीं, दुर्भावना नहीं, सहयोग के साथ राजनीतिक स्वस्थ प्रतियोगिता। और यदि वहां पे एनी राजा जी के वो लोग लड़ रहे हैं, सीपीआई सीपीएम हमारे साथ इंडिया गठबंधन में साथी होकर भी यदि वहां लड़ रहे हैं हम लोग, तो हम स्वस्थ राजनीतिक प्रक्रिया की तरह प्रतिस्पर्धा को देखते हैं। हम दुर्भावना नहीं और उन्माद वाली राजनीति नहीं करते। प्रियंका जी सड़क से संसद तक अपनी राजनीतिक चुनौतियों को देखा है, उन्होंने कैसे समझा, महिलाओं के अधिकारों की बात की, युवाओं के अधिकारों की बात की, और एक सहृदय राजनीति को आगे बढ़ाने का काम किया। सड़क से संसद तक पहले से भी वो रही, संसद में नहीं गई थी, अब वो संसद में जाएंगी और निश्चित तौर पे इससे इंडिया गठबंधन मजबूत होगा। सभी साथी एक साथ मिलकर जनता की आवाज को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। देखिए, प्रियंका गांधी ये कहना कि राजनीति में नहीं है तो बिल्कुल माइकल से एक अजीब सी बात हो जाएगी, क्योंकि राजनीति में तो वो हैं। महत्वपूर्ण सवाल क्या है कि संसदीय राजनीति के अंदर, संसद के अंदर आना और फिर वहां अपने आप को स्थापित करना, ये बिल्कुल अलग तरीके की चीज है। सड़क पे राजनीति करना, संसद के अंदर राजनीति करना, दोनों में फर्क है। इसमें कोई दो राय नहीं कि प्रियंका गांधी अभी तक संसद के अंदर पूरी तरीके से अनटेस्टेड है। वहां खड़े होकर भाषण देना, वहां पर सरकार के ऊपर या
दूसरे किसी पार्टी के ऊपर हमले करना और एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से बातचीत करना, ये बिल्कुल अलग तरीके की चीज होती है। इसलिए मेरा मानना है कि उनके संसद में आने से राहुल गांधी को थोड़ा संबल मिलेगा, कांग्रेस पार्टी में थोड़ी नई ऊर्जा का संचार होगा। लेकिन अब ये देखना होगा कि संसदीय राजनीति के अंदर, संसद में वो वाकई में कोई बहुत बड़ी भूमिका निभा पाएंगी, अभी देखने की बात होगी। देखिए, हमारा ये मानना है कि प्रियंका गांधी के सीधे तौर पर संसद में आने के बाद जो कई शक्ति के समानांतर केंद्र हैं वो बनते चले जाएंगे। अभी भी सोनिया जी के साथ कई लोगों की निष्ठा है, कई लोग मल्लिकार्जुन खड़गे जी के अध्यक्ष होने के बाद उनके साथ भी उनकी काफ़ी निकटता है। राहुल गांधी जी कांग्रेस के सबसे बड़े नेता हैं और ये चौथी ऐसी नेता होंगी जिनको नज़रअंदाज करना बहुत आसान नहीं होगा। और पहले भी ऐसी चर्चाएं रही हैं जिसके आधार पर कई बड़े फैसले हुए कि कोई सोनिया कैंप में, कोई राहुल गांधी के कैंप में। लेकिन अब ये जब 4 केंद्र हैं तो मुझे लगता है कई बार ग्रासरूट पर जो वर्कर्स हैं उनको बांधने में इस तरह का जब नेतृत्व उभरता है जो कांग्रेस की कार्यशैली कभी रही नहीं है, तो इस तरीके की सियासत को समझना भी कार्यकर्ताओं के लिए बहुत आसान कार्य नहीं है। मुझे लगता है भाई साहब, आपने जो चर्चा की है, कांग्रेस पार्टी पावर के डिसेंट्रलाइजेशन पे लगातार काम करती रही और राहुल जी उनको श्रेय जाता है। युवाओं को, बाकी लोगों को संगठन के अंदर चुनाव करा कर नए नए लोगों को आगे लाने का उन्होंने काम किया। तो ये धारणा बनाना कि वो आएंगी तो पावर सेंटर अलग कांग्रेस के अंदर होगा, मुझे लगता है कि हमें और मजबूती मिलेगी। पावर सेंटर के बदले हमारे लिए डेमोक्रेटिक स्पेस और पैदा होगा। जहां तक बात मुख्य जो धारा है उनके लिए, उनकी सोच जो है महिला कैसे मेन स्ट्रीम में आए। राजीव गांधी जी ने जो पंचायती राज सिस्टम के तहत उनको अधिकार दिया था, आपने भी बिहार में भी उसको इम्प्लीमेंट किया, देश में इम्प्लीमेंट हुआ, तो कहीं ना कहीं उसका लाभ प्रियंका जी के रहने से पार्टी के इंटरनल फोरम में भी और राष्ट्रीय राजनीति में भी उसका लाभ हमें लगता है कि सर्वाधिक होगा। महिलाएं सशक्त हों, मजबूत हों और देश के मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में वो आए, मुख्य धारा में आए। वो उद्देश्य भी है हम लोगों का, पार्टी का भी। प्रियंका जी उसकी एक चेहरा होंगी और देश की राजनीति में एक नए समझिए कि राजनीतिक प्रक्रिया की ये शुरुआत मैं मानता हूं, जो संसद से लेकर के और सड़कों तक की लड़ाई में महिलाएं सक्रियता के साथ आगे हैं। मुझे बस एक चीज समझ में नहीं आता है, ये राहुल गांधी राजनीति में सशक्त होते हैं तो युवा सशक्तिकरण हो गया, अब तो खैर अधेड़ हो गए राहुल गांधी। अब क्या प्रियंका गांधी के आने से ही महिला सशक्तिकरण होगा? वायनाड में क्या प्रियंका गांधी को छोड़ के दूसरी महिला नहीं मिली? कांग्रेस के इतने वर्कर हैं वायनाड में, वो नहीं मिले? लड़की हूं लड़ सकती हूं, इसका नारा हम लोगों ने यूपी में खूब सुना। वो लड़की हूं ऐसी लड़ेगी, कांग्रेस पार्टी को 1.5-2% पे पहुंचा दिया। कितनी बड़ा नेतृत्व शक्ति है आपकी कि आज आप कांग्रेस पार्टी पूरी की पूरी समाजवादी पार्टी के चरणों में लोटपोट हो गई, ये कहते हुए कि नहीं ठीक है, हम बड़ा हृदय दिखा रहे हैं, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। अरे सच्चाई तो ये है कि 2 सीट जो आपको दे रहे थे, गाजियाबाद खीरी, उसमें तो लड़ने के पहले जमानत जब्त है, आपकी हो चाहे समाजवादी पार्टी की हो। तो इसलिए आपने रन छोड़ दिया, रन छोड़ के भाग गए। कांग्रेस का तो ये हाल है। मैं खत्म कर लूं, महाराष्ट्र में अपने सबसे बुरे दिन देख रही है। आज तक जो पार्टी महाराष्ट्र में 125 से नीचे नहीं लड़ी, आज 100 के नीचे आके लड़ रही है चुनाव। अभी शाम में बयान देते हैं कि 5 सीट नहीं दिया तो 25 से 30 निर्दलीय लड़ा देंगे। आपकी बात करने की हिम्मत नहीं है। एक राष्ट्रीय स्तर पे आप क्षेत्रीय दल की तरह बात करने लगे हैं। तो आपका जो सोच है ना, वो कंप्लीटली कांग्रेस का लेफ्टीकरण हो चुका है और तुष्टीकरण हो चुका है। इसीलिए राष्ट्रीय सोच रही नहीं कांग्रेस की। बीजेपी के साथ यही एक परेशानी है भाई, कांग्रेस पार्टी किसको चुनाव लड़ाएगी, किसको नहीं लड़ाएगी, ये कांग्रेस पार्टी की चिंता है। अब आपको अपनी चिंता करनी चाहिए तो आप जो है कांग्रेस पार्टी की चिंता कीजिएगा, आरजेडी की चिंता कीजिएगा। भैया हम पूछते हैं आपसे कि आप किसको लड़ा रहे हैं? हम तो नहीं पूछने जा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी तो नहीं कहती है कि आप किसको लड़ाएंगे। लेकिन बीजेपी जहां जहां विपक्ष का उम्मीदवार होगा तो ये क्यों लड़ा? भाई प्रियंका गांधी जिनकी पोती है, जिनकी बेटी है, स्वर्ग से उतरी है क्या? के लिए शहादत दी है, इसको मत भूलिए। स्वर्ग से उतरी है प्रियंका गांधी। भाई अब देखिए, किसी का मजाक उस परिवार का, मैं मजाक नहीं, आप कितना दिन सत्ता में आप जिस ढंग से बोल रहे हैं भाई, आप सत्ता में कितने दिन से बीजेपी है ये बताइए। कांग्रेस से बीजेपी तो नया 10 साल। प्रधानमंत्री जी स्वर्ग से उतरे हैं? कोई नहीं उतरे, आम आदमी उतरे हैं। तो हम ये कहाँ बोल रहे हैं कि प्रियंका गांधी स्वर्ग में उतरे हैं? पीएम लोकतंत्र है, लोकतंत्र की यही खूबसूरती है। कोई भी व्यक्ति जनता की अदालत में जाएगा, जनता स्वीकार करेगा तो वो
अपनी बात को रखें। देखिए एक खतरा तो है ना कि भाई अभी तक जैसे राहुल गांधी थे, प्रियंका गांधी आ गई हैं, और जो बात अभी आपने कही है कि सत्ता के 4 सेंटर तो हो ही जाएंगे, और उसकी वजह से जो कांग्रेस पार्टी का जिस तरीके से स्वभाव है उसमें धड़ेबंदी होने की संभावना बहुत ज्यादा है और आपस में कंफ्यूजन की संभावना भी, ये खतरा तो है इसमें। ये नई बात तो है नहीं, और एक हर और पार्टी में, आज क्या बीजेपी में धड़ा नहीं है? बीजेपी में भी धड़ा है, मैं कुछ बातें और जोड़ देता हूं। ये तो देखिए, इसमें एक जब बात कोई नया मुझे आए बताइए। राजनीति में, ये तो रॉबर्ट वाड्रा को लेकर के जो भी विवाद है, देखिए आप बेनजीर भुट्टो और आसिफ अली जरदारी को भी आप देख ले अगर, तो आसिफ अली जरदारी के कई ऐसे कारनामे थे जिसकी वजह से बार बार सवालों का जवाब बेनजीर जी को देना पड़ता था। और रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ जिस तरह के मामले रहे हैं, तो निसंदेह ये आप मानकर चल सकते हैं कि आने वाले समय में प्रियंका जी की राह बहुत आसान नहीं होगी। उनको कई तरह के विवादों से खुद को बाहर निकालना इतना सहज नहीं होगा। देखिए कई सवाल चूंकि कांग्रेस से आए हैं और सच्चाई है कि आप भी जानते मैं हैं। एक बात ऐड कर दूं, फिर आप जवाब दे दीजिएगा। बस इन्हीं की कड़ी में एक बात ऐड करना चाहता हूँ। प्रियंका जी ने अपना चुनावी हलफनामा भरा। मृत्युंजय जी सुनिए, अभी तो आपने एडमिट कर लिया कि पार्टी में कई धड़े हो सकते हैं, आरजेडी में भी हो ही गए धड़े, हम लोग को बिहार के सब कोई बीजेपी में ज्यादा अच्छा धड़ा है। बाय द वे एक्सीडेंटली हम लोग हमको 4 लोग गडकरी बिहार जी के की हैं। चिंता है। हम लोग 4 लोग बिहार के हैं, तो बिहार का आरजेडी तो हम लोग सब जानते हैं। तो चलिए धड़े उड़े की बाद में करते हैं। इलेक्शन एफिडेविट तो आदमी अपना सच देता है ना, उसको तो गलत नहीं देता है। हाँ हाँ भाई, 78 करोड़ रुपया इनकम टैक्स पे देनदारी है जिसकी केस लड़ रही है सीआईटी। तो इंदिरा गांधी की पोती है। 78 करोड़ रुपए का सीआईटी है। मैं ये कहता हूँ कि एक व्यक्ति का महिमा मंडन आप ही को दिया गया नहीं, है। एक व्यक्ति का महिमा, अरे उन्होंने खुद दिया भाई, अरे खुद दिया है तो उसका जांच करेगा, कोई गलत है तो। 2-3 प्रश्न आ गए, चूंकि आपने भाई साहब कहा लगातार कि भाई उनके पति पर प्रश्न है। 10 साल से तो सरकार है, केंद्र में भी राज्यों में भी है, अब तो तीसरी बार दोनों जगह बन गई। क्यों इतना इस बात को बढ़ाते हैं? हम तो कहते हैं आइए दूध का दूध पानी का पानी कर लीजिए, पर ये एजेंडा चलाना है, छवि बिगाड़नी है। छवि बिगाड़ो योजना प्रधानमंत्री जी चला रहे हैं देश में, और विरोधी को प्रताड़ित करना जो हम लोगों उसी पर चल रहा है। हाँ, 2 बात, पावर सेंटर की बात भाई साहब ने, ये वरिष्ठ इनकी विद्वता को हम सब लोग स्वीकारते हैं, और आपने जो बात रखी है आशुतोष जी, सच ये है कि पावर सेंटर किस तरह का है। वो पावर उन्मुखी जो है एक तरफा है या प्रो करकर्ता है। प्रियंका जी प्रो करकर्ता है, राहुल जी प्रो करकर्ता है, और कांग्रेस पार्टी को जिस तरह डेमोक्रेटाइज करने के लिए उन्होंने चुनाव की प्रक्रिया, चाहे युवक कांग्रेस में हो, एनएसयूआई में हो, और मेन कांग्रेस में हो, मुझे लगता है यहाँ सभी पार्टियों के लोग यहाँ प्रतिनिधि बैठे हैं। मैं किसी की पर कटाक्ष नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये आपको दिल पे हाथ रख के सोचना पड़ेगा कि डेमोक्रेटिक प्रक्रिया को उन्होंने अपनाने का काम किया, ट्रू सेंस में चुनाव की राजनीति। एक खड़गे साहब को दिया हमने, और प्रियंका जी आई, उन्हीं के साथ राजीव राय जी समाजवादी पार्टी से, मैं उन्हीं को दे रहा हूँ, हैंड ओवर कर रहा हूँ उन्हीं को। हमने यदि राजीव भाई के साथ प्रेम और मोहब्बत के साथ रहने का एक फैसला किया, तो आपके पेट में इतना दर्द क्यों होता है? मैं एकदम नहीं डरता। हमेशा आप परेशान, अरे महाराष्ट्र में भी 50 मत होइए। अरे यहाँ तो बोलने दो, हम दोनों अपना कर लेंगे। यहाँ तो बोलने दीजिए। एक लाइन बोल के मैं आपको दे दूं। अरे एक लाइन प्रभु, मैं नहीं करते परेशान एक कर रहा लाइन हूं करते आपको। करते तो आप और बोल दिए। राजीव जी की दोस्ती, 4 चिरायु 4 श्री जन्म बने रहे। आप राम लक्ष्मण की जोड़ी है, हमेशा बनी रहे। भाई राम लक्ष्मण की जोड़ी है, एक राम हमेशा बनी रहे। राम लक्ष्मण के बारे में बोला जाता है। अखिलेश फखलेश कौन है? और सीता जी के बारे में जो विवादास्पद बयान दिए हैं, उन पर प्रश्न लगाना हमारा काम है। राजू भाई